नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। हालांकि कुछ राज्यों में दैनिक मामलों के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे अभी भी कई राज्य हैं जो देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,874 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.67 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 614 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों के करीब 50,190 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए थे, जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे। इस बीच सरकार ने कहा कि कोविड की रोजाना के केस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी अब कम हो गया है। लगातार वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई पहल राज्यों में लगातार वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, जिसके कारण कोरोना में कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिल रही है। और हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आई। हालांकि इस दरमियान पिछले 3-4 दिनों से उनमें कुछ ना कुछ आंकड़ों में जो है वो कमी देखने को जरूर मिल रही है। दिन प्रतिदिन घटते नजर आ रहे हैं मामले। अगर रविवार की तुलना में सोमवार का जिक्र करें कि जो कि 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं, लगभग 50,000 जो केस हैं उनमें कमी देखने को मिली है देश भर में। ऐसे में अगर चंडीगढ़ के हालातों का जिक्र करें, पंजाब के हालातों का जिक्र करें, तो वहां पर कोरोना को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो चंडीगढ़ से तो अच्छी खबर आ रही है। अगर हम वहीं जहाँ पे आंकड़ा पहले 1000 से ऊपर चल रहा था, तो पिछले 2 दिन में ये आंकड़ा लगातार घटता हुआ नजर आया है। अगर मैं बात करूँ कल, अगर हम बात करें चंडीगढ़ में तो सिर्फ 568 केसेस आए थे। तो ये उससे एक दिन पहले की बात करें तो 800 के करीब केसेस आए थे। तो अगर हम ग्राफ कंसिडर करते हैं तो लगातार कम होता जा रहा है। एक बार पहले भी अगर हम कहेंगे चंडीगढ़ में केस घटे थे, पर फिर अचानक से वो फिर 1000 से ऊपर चले गए थे। पर अब हम कहेंगे 2 दिन से एक पॉजिटिव मैसेज ये आ रहा है कि चंडीगढ़ में एटलीस्ट केसेस गिर रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में ये ग्राफ अभी एक स्टेबल पॉइंट पर दिख रहा है कि अगर हम बात करें कि केसेस हल्के-हल्के बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा पंजाब में केसेस घट रहे हैं, पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम कल की बात करते हैं तो 5778 केसेस पंजाब में आए हैं। तो पंजाब में अगर हम कंसिडर करते हैं तो पंजाब में ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एरिया टू एरिया हमें कई फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। जैसे मोहाली का एग्जांपल ले लेता हूं, तो कल जो मेजर चंक है या फिर हम कहें कि 1/5 सबसे ज्यादा केसेस एसएस नगर मोहाली से आए थे, जहां पे 1097 केसेस थे। तो और पॉजिटिविटी परसेंटेज की बात कर लूं तो 67.97। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी परसेंटेज और सबसे ज्यादा केसेस के साथ मोहाली सबसे आगे चल रहा है। तो देखिए, बिल्कुल कंपैरिजन में एक तरफ जहां चंडीगढ़ में केसेस लगातार कम हो रहे हैं, तो वहीं उसके ठीक बगल में ही मोहाली है, उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में रीजंस हमें कंसिडर करने होंगे, आखिर ऐसा क्या है कि दो पड़ोसी, अगर हम कहेंगे जो बिल्कुल ही एक दूसरे पड़ोस में, तो एक जगह लगातार केसेस घट रहे हैं तो एक जगह लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो कई चीजें कंसिडर करनी होगी हमें कि क्या लोग ज्यादा लापरवाह है या फिर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ढिलाई दी जा रही है। जी बिल्कुल। अगर अमित, चंडीगढ़ का जिक्र करें तो 568 मामले नए आए हैं 24 घंटों में पिछले। ऐसे में जिस तरीके से मामले जरूर घटते नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अमले द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि अब WHO द्वारा एक और आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के बाद अब एक और नया वेरिएंट आ सकता है, जो कि वो भी बड़ा चिंता का विषय है। वो सब वेरिएंट होगा ओमिक्रॉन का। ऐसे में अभी ये नहीं माना जा सकता है कि तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो जिस तरीके से WHO ने चेतावनी अगर जताई है, तो जाहिर तौर पर अभी चिंता
करने वाली बात है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से लापरवाही लोग बरतना शुरू कर दिए हैं, इसका खामियाजा बुरा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सीधे तौर पे हम कहें कि चंडीगढ़ में प्रशासन जो सबसे ज्यादा किसी चीज पे जोर दे रहा है तो वैक्सीनेशन पे। चंडीगढ़ में अगर मैं कहें फर्स्ट डोज 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। सेकंड डोज की बात करें तो 99.9, अगर आप देखिए इस इतने क्लोज आंकड़े तक पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। अगर हम बोले तो चंडीगढ़ में 100% में अगर हम कहें कि 1 या 2 दिन के अंदर वो अचीवमेंट 100% तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं एक मेजर अचीवमेंट या फिर एक मेजर तरीके से जिस तरह कंट्रोल पाया जा रहा है वो यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा रहा है। वही इस चीज में जोर भी दिया जा रहा है। पर शायद उसके अलग अलग सकता है जो हम कहें कि सेंटर से गाइडलाइंस आई हुई है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को जांच की जा रही है। जहां पर भी मैंडेटरी किया गया है वहीं पे लोगों को अलाउड है। जो ओपीडीज है उनको भी थोड़ा कॉर्डन ऑफ किया गया है कि वहां पे रश होता है, तो इसलिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मिला जा रहा है। तो कहीं भी रश का रिस्क फैक्टर नहीं इकट्ठा किया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोग अपने आप को ज्यादा से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए। टाइमिंग सेट कर दी गई है। मार्केट्स की मैं बात कर लेता हूँ। जो चंडीगढ़ की भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स है वहां पर 5 बजे तक का टाइम पीरियड रखा गया है कि 5 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुलेंगी। जो बड़े शोरूम्स है उनको 10 बजे तक खुलने की इजाजत है। देखिए, अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए गए हैं और पॉकेट्स तैयार किए गए ताकि लोग कम से कम क्राउडेड एरिया में जाए और अगर कोई गलती से बीमार भी है तो कम से कम लोग उनके अगर हम कहें सीधे में रीच में आए, ताकि जो एक हम कह सकते हैं ना विस्फोट होने का खतरा वो कम से कम बना रहे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं प्रशासनिक अमलों द्वारा, और ऐसे में लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोगों के बीच लापरवाही देखने को मिली थी पिछले दिनों, ऐसे में अब तो हाल ही के दिनों में चुनाव भी आने वाला है। लोग प्रचार प्रसार के लिए भी बाहर निकलते हैं। लोगों के अभी भी चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता है। और दूसरी बात ये कि जो आम लोग हैं जो अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, सब्जी वगैरह की जो बाजार होते हैं उसमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा क्राउड वहां पर इकट्ठा होता है। वहां पर भी बड़ी लापरवाही बरतने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। ऐसे में चुनाव और इन जो दिनचर्या प्रतिदिन वाले जो लोग हैं उनको अगर एक साथ नज़रिए से देखा जाए तो ऐसे में क्या वास्तव में चिंता का विषय बन सकता है? क्योंकि दोनों लोगों में खास तौर पर लापरवाही देखने को मिलती है। 5 लोगों की 10 लोगों की बात की जाती है जिस तरीके से कि कैंपेनिंग की जाएगी, लेकिन लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। वो चाहे छोटे नेताओं का जिक्र करें, वो चाहे बड़े नेताओं का जिक्र करें, लोगों में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर ही नहीं आती है। वो लोग खुद कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। जी, देखिए बिल्कुल सही है। अगर हम कहें कि दोनों फैक्टर्स आपके बिल्कुल सही है। जो अगर हम कहें बड़ी सब्जी मंडियों की बात करें तो वहां पे लोग खुद लापरवाही नजर आते हैं, क्योंकि मास्क एक इनकन्वीनियंस है, ये हमें अग्री करना पड़ेगा, पर वो इनकन्वीनियंस खुद की सेफ्टी के लिए है। तो ये चंडीगढ़ का अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो चंडीगढ़ प्रशासन ने सीधे तौर पे एक मेजर कदम ये उठाया था कि आम जनता के लिए, अगर हम कहें कि आम जनता के लिए वो एरिया ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी जाएंगे। हम्म। जो मेन मार्केट्स हैं, जो बड़ी मार्केट्स है, वहां पे सिर्फ फड़ी वाले और जितने भी हम कह सकते हैं कि रिटेलर्स जो अब हम्म। बड़े सेलर्स हैं उनको ही जाने की इजाजत दी गई है। तो एक मेजर स्टेप ये उठाया गया है। दूसरी हम्म। बात, जो अगर फड़ी वाले भी वहां जा रहे हैं उनको ही बकायदा अपने डबल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट शो करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, कोशिश की जा रही है कि जो चेन है कि हमेशा हर कोई जो भी किसी के भी संपर्क में आ रहा है तो खुद को वैक्सीनेट रखे, ताकि कोविड की अगर चेन को छोटे से छोटा रख सके। क्योंकि अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ रहेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि 100% सेफ है, पर कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्शंस के लिए। इलेक्शंस के लिए ये चीज हम जरूर एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हमें सामने दिख रही है, पर इसमें अब लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को खुद समझना होगा। देखिए, इलेक्शन कैंपेन चलेंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर हम कहें नेता कोशिश करते हैं, उन्होंने मास्क लगाए, अपने आप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है। अगर हम कहीं भी किसी जगह एक छोटी मीटिंग होती है तो एक छोटे एरिया के लिए रखी जाती है, तो वहां से आस पड़ोस के लोग भी जाते हैं क्योंकि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी दिक्कत परेशानी सुनाना चाहते हैं। पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर लोग ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो उनको खुद अवेयर रहना होगा। उन्हें खुद पहले ये चीज कंफर्म करनी है कि क्या आप खुद वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह में जा रहे हैं तो आप खुद को रिस्क में ला रहे हैं। आपको ये चीज माननी पड़ेगी। जहां पे इतने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है कि आप बीमार हो सकते हैं। तो दो चीजों को लोगों को ध्यान रखना, एक उनकी वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी हो, और दूसरा कि उन्होंने मास्क लगा के रखा हो। क्योंकि अगर उन्होंने मास्क लगा के रखा हो
तो खुद को एटलीस्ट कई हद तक बचा के रख सकते हैं। बाकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पॉलिटिशियंस की कि हाँ, अगर हम कहें इस बार कैंपेन्स पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये अगर हम कहें किसी बड़ी रैली पे रिस्ट्रिक्शन, तो उनको कैंपेन करनी है और ये एक अगर हम कहें उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो बात ये आ जाती है कि अब कैंपेन की जगह वो क्या करे, तो ये छोटी छोटी गैदरिंग करने की इजाजत दी गई है। तो अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि उनको इस गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि जो जो मिलने आ रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें, छोटी छोटी ज्यादा गैदरिंग्स कर ले, पर गैदरिंग्स को लिमिटेड रखें ताकि लोग और खुद वो रिस्क में ना आए कोरोना के। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सब वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा था, तो स्टील्थ ओमिक्रॉन उसका नाम बताया गया है और लगभग अभी तक जिस तरीके से WHO की रिपोर्ट में जो सामने बात आई है कि 40 से ज़्यादा देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है। ऐसे में लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। जो मामले हैं कोरोना के उनमें कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, तो लोगों को जागरूक होने के लिए सरकार द्वारा भी तमाम सारी योजनाएं चला जाती हैं, सरकार द्वारा इतना बजट, इतनी फंडिंग की जाती है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं होते। आखिर ये कमी कहां रह जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों में या फिर आम जनमानस में? देखिए, अगर हम बात करें तो कई चीजें हैं। लोग, अगर हम कहते हैं केसेस कम होते हैं, तो लोग मेंटली, अगर हम ये मेंटालिटी की बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब ये वेव जा रही है तो आम जिंदगी जीने की बात आ जाती है, तो ये कि आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल दीजिए ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो जाते हैं। तो इस मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। लोगों का तब तक सतर्क रहने की जरूरत है जब तक 100% हल नहीं निकलता इस बीमारी का। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी और चंडीगढ़ पंजाब के हालातों का उन्होंने बताया कि किस तरीके से चंडीगढ़ और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और हालांकि अगर चंडीगढ़ का जिक्र करें तो मामलों में कमी जरूर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 568 मामले नए दर्ज किए गए हैं, जबकि उनके पिछले दिनों का जिक्र करें तो लगातार 1000 से ऊपर मामले आ रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये जरूर सामने आई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ये जो आशंका जताई है वो बेहद डरावने वाली है और लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के लिए कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया है WHO ने कि भविष्य में और भी कोविड वेरिएंट सामने आ सकते हैं, क्योंकि तरह तरह के वेरिएंट सामने आए हैं। जिस तरीके से पहले कोरोना के मामले सामने आए, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट सामने आया, उसके बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आ गया है। और ऐसे में एक बार फिर से WHO ने जताया है, आशंका जताई है कि आने वाले समय में और भी तमाम सारे वेरिएंट सामने आ सकते हैं। इसलिए WHO ने कहा है कि वैश्विक स्थिति इस समय ऐसी है जो नए वेरिएंट्स को जन्म दे सकती है। और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से नए मामलों में तेजी आई है। वहीं एक और सब स्ट्रेन का भी पता चला है, ये WHO की तरफ से भी बताया गया है, जो साइलेंट अटैक करता है। ओमिक्रॉन का ये सब स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है। ये जो नया वेरिएंट आया है इतना खतरनाक है और ये साइलेंट अटैक करता है। ओमिक्रॉन का ये उपस्वरूप यूरोप में मिला है, जिसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। यूरोप में तेजी से फैल रहे इस सब स्ट्रेन को लेकर ब्रिटेन ने कहा है कि 40 से अधिक देशों में ओमिक्रॉन के इस स्वरूप का पता चला है। यानी इस नए स्वरूप का जो उत्पत्ति हुई है इसकी, वो यूरोप में हुई है और अब तक ये ब्रिटेन ने दावा किया है कि 40 से अधिक देशों में इस नए स्वरूप का विस्तार हो चुका है। लेकिन कितना घातक बताया गया है, सोचिए कि साइलेंट अटैक करता है ये, और इसका जो RT-PCR टेस्ट कराया जाता है, अगर देखा जाए तो उसमें भी इसकी कहीं ना कहीं कोई जो सामने लक्षण आते हैं वो भी नहीं पता चल पाते हैं। इतना खतरनाक ये वेरिएंट है। और दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के अगर जिक्र करें तो 27 जनवरी को DDM की अहम बैठक भी होगी और इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। जाहिर तौर पर है, दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ते नजर आए हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकारों के साथ आम जनता के लिए चिंता का ये सबब बने हुए हैं कोरोना के मामले। लापरवाही जरूर बरतने को देखने को मिल रही है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, सरकारों द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना में काबू पाया जाए, कोरोना के वेरिएंट में काबू पाया जाए। वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है लगातार जिस तरीके से, और 162 करोड़ को लेकर के अभी तक से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिली है। और ऐसे में जब कमी देखने को मिल रही है कोरोना के आंकड़ों में, पिछले दिनों जिस तरीके से 3.5 लाख को पार कर जा रहे थे, 3,33,000 तक मामले
पहुंचे हैं, उसके बाद लोगों में चिंता थोड़ी सी जगने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से अब मामलों में कमी देखने को मिल रही है। और जब कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिलती है तो लोगों में लापरवाही बरतनी एक बार फिर से तेजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो डर होता है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं खत्म सा होता नजर आता है। लोगों के अंदर जो जहन में डर बैठा होता है वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के मामलों में कमी जरूर दर्ज की जा रही है एक बार फिर से, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो बेहद डरावने वाले हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में लोगों को लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरीके से कोविड के नियमों का पालन करने की बात कही जाती है, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अगर कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, कोरोना में लगातार मामलों में जो पिछले दिनों तक देखी गई वृद्धि थी और अब एक बार फिर से कमी, दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अब ये भी बात सामने आई है कि 27 जनवरी को डीडीएम की बैठक है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल करेंगे। कोरोना को लेकर के ही बैठक है। ऐसे में अगर वर्तमान हालातों का जिक्र करें दिल्ली में, क्योंकि चिंता का विषय जरूर है कोरोना, अब तो नए वेरिएंट का जिक्र, यानी ओमिक्रॉन के बाद सब वेरिएंट का उसका जिक्र आने लगा है सामने, और वो उसको बेहद खतरनाक बताया गया है। तो ऐसे में दिल्ली की अगर स्थिति का, दिल्ली के हालातों को अगर जिक्र करें कोरोना को लेकर के, तो क्या स्थिति है ताजा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार तो जो सबसे कोरोना की स्थिति थी, इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों तरफों से कोशिश की जा रही थी। और लगातार जो आंकड़े आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं डरावने थे। और लगभग कहते पूरे देश के अंदर 3,33,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 29,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं और देशों के अंदर, कहते हैं पूरे देश के अंदर भी आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है, सरकारों को राहत मिलती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लापरवाही की, तो लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर निरंतर भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली के बाजार हो या फिर दिल्ली से और बाहरों के बाजार हो, लगातार कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डर जो है वो अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर तमाम बाजारों की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो सख्तियां होनी चाहिए थी बाजारों के अंदर, वो सिर्फ गाइडलाइन के अंदर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं वो धरातल की बात करें तो धरातल पर सख्तियां बिल्कुल भी नहीं थी। मगर यहाँ पर बात करें जनता की जागरूकता की, तो जनता ने जागरूकता बिल्कुल दिखाई है। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा है। मगर जो बाजारों के अंदर भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए थी। मगर उनकी तरफ से जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं दोबारा से यही खतरा बनता है कि अगर कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरीके से अब नया ओमिक्रॉन की जो बात की जाए, तो ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, 27 जनवरी को डीडीएम की बैठक है जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल करेंगे। बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीएमएल की बैठक की, तो डीडीएमएल की बैठक बिल्कुल की जाएगी। यहाँ तक कि 27 तारीख का दिन इसके लिए नियुक्त कर दिया गया है। मगर देखना होगा जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग कह सकते हैं 5,407 मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं अब डीडीएम की तरफ से बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो उपराज्यपाल करेंगे। और उपराज्यपाल ये कोशिश करेंगे कि जो व्यापारी जो है अभी तक नाराज है उनको मनाने के लिए कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि जो व्यापारियों का जो व्यापार बिल्कुल डूबा हुआ है उसको कहीं ना कहीं स्थिरता देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि व्यापारियों के पास जो अभी तक मजदूर वर्ग जो काम कर रहा है उनकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी खुलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। जी राजीव, कोरोना पर कमी देखने को मिली है। सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है राज्य दर राज्य
उसका यही वजह मानी जा रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य में सतर्कता देखने को मिली है। राज्य सरकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है वैक्सीनेशन कैंपेनिंग में, वैक्सीनेशन अभियान में। लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेट कराने की अपने आप को कोशिश की है। ऐसे में वजह यही मानी जाती है कि वैक्सीन एक बहुत बड़ा जो हथियार था, जो कि कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयोग किया गया। ऐसे में अगर दिल्ली का जिक्र करें तो अभी तक दिल्ली में कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं या कितने ऐसे लोग अभी बचे हुए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया वो करी जा रही है। यहाँ तक कि लोगों के लिए जागरूकता की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। और जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं वो भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की वजह से ही घटते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं दुविधाएं थी, यहाँ तक कि वो दुविधाएं दूर होती नजर आई। विपक्ष ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया था वैक्सीन को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अब बंद होती नजर आई। यहाँ पर बात करें 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, बूस्टर डोज भी दी जा रही है। मगर लगातार जिस तरीके से वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ा हुआ है और लगातार नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बना हुआ है। और लगातार लोग भी यही जानना चाहते हैं कि वैक्सीन पर लगवाने के बावजूद भी अगर वायरस का खतरा इतना बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है और उसको खत्म करने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल जागरूकता होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो अधिकारी है जिनकी तरफ से बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाना चाहिए। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या फिर सख्ती नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर जिस तरीके से डीडीएम की बैठक है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही चीज मुद्दे होंगे और यही मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे के फैसले लिए जाएंगे। और यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग को अभी तक नाराज है और बार बार गुहार लगा रहा दिल्ली सरकार से और उपराज्यपाल से, वो भी देखना होगा इस बैठक के अंदर कितने बड़े नए कक्षाएं बातचीत की जा सकती है या फिर कोई नए रास्ते निकाले जा सकते हैं जिससे व्यापार भी सुचारू रूप से चालू हो सके और जो कोरोना की रफ्तार है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सके। जी राजीव, एक और चीज यहाँ पर सामने निकल करके आ रही है, गणतंत्र दिवस को लेकर के जिस तरीके से जो प्रोग्राम होता है उसको लेकर के अगर जिक्र करें तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या चौकसी की गई है कोरोना को लेकर के? क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से झांकियों को देखने के लिए जो प्रोग्राम वहाँ पर होता है उसको निहारने के लिए लोग आते हैं और एक बड़ा जमावड़ा लगता है। तो अगर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के जिक्र करें तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की, तो जिस तरीके से कल गणतंत्र दिवस था उसके लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठी ना हो सके। मगर हर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल बना के रखा हुआ है। यहाँ तक कि गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जहां जहां से भी परेड निकलेगी, यानी कि जन राजपथ से लेकर लाल किले तक जो परेड निकलती है उसको लेकर के बीच में भी अगर लोग बात देखना चाहते हैं तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहे। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है, सिविल डिफेंस के जवान जो है, उनको भी तैनात कर दिया गया है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही परेड का आनंद ले सके। मगर देखना होगा कि परेड के लिए जिस तरीके से तैयारी की जा रही है वो कितनी कारगर होगी और यहाँ तक कि जो कोरोना के नियमों की जो बात की जाए तो वो भी कितने फॉलो किए जाएंगे, ये कल ही देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, जिन्होंने जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, सरकार ने किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी बीच हमारे साथ मुंबई से भी संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मुंबई के हालात क्या हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कोरोना राज्य दर राज्य लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर जो मामलों में बढ़ोतरी का जिक्र करें तो वो मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही देखने को मिला था और उसके बाद दिल्ली में देखने को मिला था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से जो केस आ रहे हैं देश भर में, उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। ये जरूर है राहत भरी खबर, लेकिन एक चिंता का विषय और बनता नजर आ रहा है। WHO ने एक और बहुत बड़ी सावधानी बरतने को कहा है। नया वेरिएंट का जिक्र WHO ने कहा है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन आया था, अब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट स्टील्थ ओमिक्रॉन आ गया है और जिसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई है। ब्रिटेन ने यह दावा किया है कि 40 से ज्यादा देशों में अब तक यह फैल चुका है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की वर्तमान हालातों को लेकर के जिक्र करें, कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है और सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस पर नियंत्रण पाने के लिए?
इस हफ्ते से लगातार कोरोना की रफ्तार जो है धीमी हुई है। ऐसे में शुरुआती दौर में देखा गया था तो 20,000, 21,000, 22,000 के बाद 18,000, 17,000, 13,000 और फिर 5,000, 6,000 के बाद अब डायरेक्ट जो है 2,500 और कल जो 24 घंटे का आंकड़े की बात है तो 1856 मामले आए हैं, जहाँ तौर पर मुंबई करों के लिए बेहद राहत बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से स्टील वेरिएंट का जो है सामना अब मुंबई करों को देश को करना होगा, उसके लिए WHO ने सीधे तौर पर अलर्ट किया है कि कोरोना गया नहीं है, वेरिएंट के जो स्वरूप है वो बदल कर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि आपको कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही रहना, मतलब यानी कि आपकी दिनचर्या को कोरोना जैसी ही ढालनी पड़ेगी। यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, आपको मास्क लगाना होगा और आपको सैनिटाइजर का समय समय पर प्रयोग करना होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल मुंबई में कोरोना के कम होते रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने जो है स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन वहां भी कड़े कानून लगाए गए हैं कि आपको जो है ऑड इवन के तहत, यानी कि एक बैच अगर आज आती है तो कल उस बैच की छुट्टी रहेगी, दूसरी बैच जाएगी। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के तौर पर देखा गया कि एक टेबल पर सिर्फ एक ही छात्र बैठेगा। दूसरी बात यह है कि छात्र को टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार सरकार इसलिए कर रही है कि कोरोना की जो रफ्तार है इस बीच बढ़े ना। हालांकि कम हुई है, राहत भरी बात है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है, लगातार 40,000 के आसपास ही है। जी ठीक है, सत्य प्रकाश साहब हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ इस समय चिकित्सक डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र जी जुड़ चुकी हैं, फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर अनीता चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल जिस तरीके से WHO ने एक सावधानी बरतने को कहा है और वैश्विक चेतावनी जाहिर की है, जिसमें कहा गया है कि दरअसल ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसका अब सब वेरिएंट आ गया है, उसका नाम स्टेल्थ ओमिक्रॉन बताया गया है। ऐसे में कितना ये घातक हो सकता है, ओमिक्रॉन से भी कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है? देखिए, ये जो कोविड वायरस का जो म्यूटेशन चल रहा है जेनेटिक मटेरियल में बदलते हैं, उसके साथ साथ ओमिक्रॉनिक वेरिएंट हमारा नवंबर से हमारे देश में और कई देशों में भी फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन का सब वैरायटी और सब वेरिएंट है। इसको बोलते हैं BA1, BA2, BA3, 3 सब टाइप्स आए हैं। यूजुअली अभी तक जो बढ़ रहा था BA1 वो मामूली इन्फेक्शन है और ज़्यादा एडमिशन का जरूरत नहीं है, खाली बुखार, जुकाम, सर्दी, कांसी, लंग्स अफेक्ट नहीं करते हैं, उनके लिए ICU का एडमिशन, ऑक्सीजन का नीड सब कुछ नहीं है। और एक दूसरा वेरिएंट है उसका, इस वेरिएंट BA1 है, इसमें S जीन ड्रॉप दिखाई देते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग में, तो RT-PCR में पकड़ जाते हैं, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके साथ साथ अभी नया एक वेरिएंट दिखाई दे रहा है, उसका नाम BA2, उसको बोलते हैं स्टेल्थ ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन ही है, बट इसमें क्या है, वो जो S जीन ड्रॉप है इसमें भी काफी जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, तो S जीन ड्रॉप दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप RT-PCR करेंगे S जीन ड्रॉप के लिए, ये पता नहीं चलते, पकड़ते नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं ओमिक्रॉन मीन्स पेशेंट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है, और RT-PCR में पकड़ नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास S जीन ड्रॉप नहीं है, तो इसीलिए स्टेल्थ। बट इनका एवरीथिंग इज लाइक द सेम ओमिक्रॉन, वैसे बुखार, सिर दर्द, डिजीनेस, खांसी, बलगम, ओके, गला में दर्द, खिचखिच, ये सब होते हैं, बदन में दर्द होते हैं, ये भी ओमिक्रॉन के तरह है। इसके लिए उतना घबराने का जरूरत नहीं है, बट ये नया वेरिएंट में हम लोग को सबको देखना है, सावधानी से चलना है। आप अभी तुरंत अपने बताए थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। ओके, अभी धीरे धीरे केसेस कम हो रहा है, तो इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, WHO में डिक्लेयर किया, बट ऐसा नहीं है कि सब वेरिएंट खतरनाक होते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, और डॉक्टर अनीता जी, लेकिन जिस तरीके से इस नए वेरिएंट का अगर हम जिक्र करें तो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। आपने भी बताया कि दरअसल ये RT-PCR में भी पकड़ में नहीं आता है। ऐसे में लोग अब कहीं ना कहीं कोविड के जो नियम है मास्क लगाना वो भूल सा गए हैं। अब मास्क बिल्कुल उनके लिए एक कोई अगर ये कहें कि भारी लगता है मास्क लगाना उन लोगों को, तो ऐसे में अब बिल्कुल लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। अगर घरेलू नुस्खे का हम जिक्र करें, काढ़ा लोग तो पीते ही हैं, लेकिन और क्या कुछ सावधानी
सावधानियां हो सकती हैं, क्या कुछ बरती जा सकती हैं, जिससे हम जिस तरीके से ये सब वेरिएंट तरह तरह के नए नए किस्म के आ रहे हैं। WHO ने बताया है कि दरअसल इसके बाद भी सब वेरिएंट्स आ सकते हैं। अभी हमको इतना बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है, स्वच्छंद होने की जरूरत नहीं है कि अब तीसरी लहर से हम लोग मुक्ति पा गए हैं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। तो लोग जो है घरेलू नुस्खे में क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि अगर वो कुछ लापरवाही बरतते भी हैं तो उससे निजात मिल सके। ओके, आपका जो प्रश्न है बहुत सही ढंग से आपने पूछे हैं और दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिटी। हाँ, आपने और भी बताए हैं कि और भी वेव्स आ सकते हैं। यस, पहले भी काफी वायरस में 5 वेव आया था, तो इस वायरस में भी और भी दूसरा वेव, कितना वेव आएंगे हम अभी बता नहीं सकेंगे, आ भी सकता है। तो व्हाट कैन वी डू एट होम, तो हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए एक तो हम सबको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा करिए, उससे सारा बदन में ब्लड सर्कुलेशन होगा। आई थिंक किसी गवर्नमेंट में भी इंडिया में शुरू हो गया ऑनलाइन योगा क्लासेस, इसको करते रहिए, ज़्यादा तेज नहीं, जस्ट लाइट योगा थिंग। नेक्स्ट इज उसके साथ साथ 8 घंटा तो सोना जरूरी है एंड मेडिटेशन करना है, टेंशन फ्री, उसको ब्रेन को थोड़ा शांत रखना है, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाइए, डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा खाइए इसमें, एंड तेल कम, नून कम, चीनी कम, इसको तो चलना ही है बिकॉज इसी से बहुत सारे और भी दूसरा प्रॉब्लम्स होते हैं। और सम नेचुरल प्रोडक्ट्स एट होम, जैसे हम लोग खाना पकाने के समय हल्दी देते हैं, उसके साथ साथ लेमन भी लगाते हैं, जिंजर देते हैं, ज़्यादा लवंग देते हैं, क्लोव, दालचीनी देते हैं, कार्डमम देते हैं। ये सब घरेलू चीजेस लाइक जिंजर, टर्मरिक, हल्दी, क्लोव, दालचीनी, लेमन, ग्रीन टी, ये सब आप मिला करके दूध में पीजिए और नहीं तो पानी में भी पीजिए और ग्रीन टी बना करके पीजिए। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इनको बोलते हैं। अगर आप सुबह शाम को लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, नॉट ओनली कोविड वायरस, दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी और किसी भी दूसरा अटैक से हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो दूसरा डिजीज को भी एक कम कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और उसके साथ साथ कबसूरा पुदीना बोल करके एक पाउडर, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। ओके, ये हम पॉजिटिवली साइंटिफिकली ऐसे नहीं बता सकते कि इसको ले लीजिए तब कोविड होगा, वैसा नहीं है, बट इसको ले लीजिए, यस आप कोविड से भी बच सकते हैं और अगर आपके पास कोविड भी हुआ हो वो मामूली से निकल जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी बहुत ही तेज है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाए हैं अंदर से। और उसके साथ साथ वैक्सीन भी लेते रहिए, मास्क पहनते रहिए और दूरी मेंटेन करिए, ऐसे आपको जीना है, यही आगे का दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, चिकित्सक हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ घरेलू नुस्खे हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, ताकि हम कोरोना नामक ये जो खतरनाक बीमारी, जो खतरनाक वायरस आया है, इससे हम लोग लड़ सकें। तो ऐसे में और हमारे साथ लगातार मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें, जरूर कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, इतने नियंत्रण में नहीं हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी कोविड नियमों को लेकर के जो गाइडलाइन, जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसको लेकर के क्या महाराष्ट्र सरकार अब कुछ ढील देने की सोच रही है क्या, या फिर अभी जिस तरीके से जो भी पाबंदियां, क्या क्या कुछ पाबंदियां हैं वो भी दर्शकों को आप बताइए, और क्या वो लागू रहेंगी, अभी तक कंटिन्यू रहेंगे आगे भी? कोरोना की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ गई है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की जो संक्रमण संख्या है वो बेहद कम नहीं हुई है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अभी भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन बनाएंगे उसका पालन करें। क्योंकि सरकार ये कहती है कि जब तक आखिरी कोरोना के पेशेंट को हम ठीक नहीं करते तब तक ये मानेंगे नहीं कि कोरोना गया। तो जाहिर तौर पर कोरोना की रफ्तार कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक और बातें कहता है कि कोरोना की जो टेस्टिंग कम की गई है, इसकी वजह से कोरोना की रफ्तार कम हुई है, यानी कि कोरोना ज्यादातर देखा जाए तो कम नहीं हुआ है। दूसरी बात देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब टेस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि सबको पता है कि सर्दी के दिनों में सर्दी खांसी अमूमन लोगों को रहती है, ऐसे में जब कोरोना टेस्ट करवाएंगे
तो पॉजिटिव ही आएंगे, इस तरह की बातें लोगों के मन में है। तो इस लिहाज से भी ज्यादातर लोग जो है अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते, बल्कि घरेलू नुस्खे से जो अपना उपचार कर लेते हैं, घर पे ही आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये भी एक बात है। दूसरी तरफ सरकार ने गाइडलाइन को अभी तक नहीं हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की रफ्तार अभी भी बरकरार है, अभी भी 30,000 के आसपास है, 40,000 के बीच में है। तो जाहिर तौर इसको अगर पाबंदियां हटाएंगे तो अचानक से फिर से एक बार संक्रमण फैलने की आशंका हो सकती है। फिलहाल जो तमाम कोविड सेंटर बनाया गया वहां भी व्यवस्था आयोजित रखी है। हालांकि स्कूल खोलने की जो परमिशन दी गई है वो भी कड़े प्रतिबंध के बीच दी गई है कि आप स्कूल खोलिए, लेकिन प्रतिबंध वैसे ही रहेंगे। तमाम गाइडलाइन जारी की गई है कि बच्चे खेल नहीं सकते हैं, बच्चे खाना नहीं लेके जा सकते हैं, बच्चे क्यू में खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बच्चे प्रार्थना करेंगे तो स्कूल प्रांगण में ही करेंगे, अपने टेबल अपने बेंच पे ही करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जिससे संक्रमण न फैले। बाजारों में भी देखा जा रहा है कि बीएमसी महानगर पालिका के जो वॉलेंटियर्स वो घूमते हुए नजर आते हैं कि लोगों पर नजर रखे। मुंबई पुलिस को आए दिन मास्क पे कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि अभी भी मास्क कार्रवाई करते रहिए आप। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर सरकार, मुंबई पुलिस और महानगर पालिका को जिम्मेदारी दी गई। तो जाते तो सरकार अभी इस मूड में नहीं है कि जो प्रतिबंध लगाए गए उसे हटा लिया जाए। हालांकि सरकार ने ढिलाई जरूर दिया है, लेकिन प्रतिबंध हटाए नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश, लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं, जरूर कड़े नियम, कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। बच्चे घर से टिफिन नहीं ले जा सकते हैं, बच्चे पानी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को की बोतल शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो देने के लिए वहाँ पर बताया गया कि आपने एक रिपोर्ट जो बनाई थी, जो कवरेज की थी, जो लोगों से वहाँ जाकर के बात की थी, तो वैसे में उस तरह जिस तरीके से टीचरों ने बताया कि बिस्किट दिया जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे में क्या इस समय तो बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को और भी बढ़ाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अगर बच्चे घर से टिफ़िन ले नहीं जा सकते हैं, जो जिस तरीके से आपने बात की थी वहाँ के अध्यापकों से, उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि बिस्किट्स दिया जाएगा, तो क्या महज एक बिस्किट्स के पैकेट में बच्चों का जो भरण पोषण है, वो जिस तरीके से अगर उनकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो उनकी भूख है, वो पूरी हो सकती है क्या? जो गाइडलाइन बनाए गए उसमें बताया गया कि कोई भी क्लासेस सिर्फ 2.5 घंटे चलाए जाएंगे। ऐसे में जब 2.5 घंटे के लिए बच्चे आएंगे तो वो घर से अपना टिफिन खाकर आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको इस बीच में किसी तरह की भूख लगती है या कुछ स्नैक्स देने की बात आती है, तो स्नैक्स की व्यवस्था में सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। ऐसे में संक्रमण न हो इसके लिए टिफिन लाना और फिर एक दूसरे को शेयर करना, इससे संक्रमण हो सकता है। और बच्चे जो है वो थोड़े से लापरवाह टाइप में रहते हैं। इस तरह से भी स्कूल अगर प्रांगण में टिफिन करते हैं तो जाहिर तौर पर संक्रमण बढ़ने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बच्चों का क्लासेस जो है सिर्फ 2.5 घंटे के चलाया जाए। इस बीच अगर उन्हें भूख लगती है तो स्नैक्स की व्यवस्था की जाए, जबकि बाहर से उन्हें कुछ खाने की परमिशन न दी जाए, न तो एक दूसरे का टिफिन शेयर करने की परमिशन दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, महाराष्ट्र में कोरोना के केसों की स्थिति क्या है और वैक्सीनेशन के हालात क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान बढ़ चढ़ करके उसमें लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण पाने में एक बड़ा हथियार साबित हुआ है वैक्सीन भी। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 15 तारीख को मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट आया था, लगभग 30% के करीब। आज की डेट में, आज जो आंकड़े आए हैं, 15 तारीख को 30% पॉजिटिविटी रेट था। 10 दिन के बाद आज 25 तारीख को ये घट के लगभग 10 साढ़े 10 के करीब रह गया है। 20% पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। उसी तरह से केसेस में भी काफी कमी आ रही है। ये एक इस वक्त इस बात का भी नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेव जो है वो बड़ी माइल्ड है। दूसरा, जिस वॉर मिशन के तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन किया गया, अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो कोरोना का असर थोड़ा कम होता है, माइल्ड होता है।
आज हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स सबने मिलकर वैक्सीनेशन में शानदार काम किया है। 100% पूरी दिल्ली को फर्स्ट डोज लग चुकी है। लगभग 82% लोगों को, 82% के करीब लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी शायद रिकॉर्ड है। 82% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। कोरोना जब भी बढ़ता है, हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑर्डी बंद करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना। तो सुन रहे थे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया गया है लगातार, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को वो भी बता रहे हैं कि एक बड़ी मात्रा में दिल्ली में किया गया। 82% ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है और ये बता रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी स्वीकारा है कि जिस तरीके से अगर कोरोना पर नियंत्रण पाया गया है तो उसकी एक वजह, सबसे बड़ी जो वजह है वो वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है कोरोना पर अटैक करने के लिए और लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव देखने को जरूर मिल रहा है। लोग घर से अभी भी निकल रहे हैं बाहर तो वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसलिए अभी भी उनको लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा गया नहीं है, टला नहीं है। कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और उसके बाद सब वेरिएंट उनके सामने आ रहे हैं। WHO चिंता जाहिर कर रहा है कि अभी जिस तरीके से लोगों में जो भय था वो समाप्त होता सा नजर आ रहा है। लोग बिल्कुल लापरवाह नजर होते आ रहे हैं। लोगों को अब कोई चिंता नहीं झलक रही है, उनके माथे पर कोई सिकन नहीं है कोरोना को लेकर के। इसलिए WHO ने एक बार फिर से ये आशंका जताई है कि भविष्य में अभी और भी कोविड वेरिएंट सामने आ सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनुज तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और पिछले 2-3 दिनों से उनमें कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों के हालात अलग अलग हालात हैं। और जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा हालात कोरोना को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं लगातार कोरोना पर अटैक करने के लिए? जी योगेश जी, जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर ओमिक्रॉन ने भी दस्तक लगभग दे ही दी है। मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 11,157 केसेस चिन्हित किए गए हैं और लगभग 24 घंटे के अंदर जो हम बात करते हैं जांचों की तो लगभग 1,88,697 जो जांचें हुई है, उसके बाद 11,157 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो जिला स्तर पर तैयारी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। अभी पिछली कुछ समय पहले हमने कानपुर के शहरी स्थान पर भी इस चीज की निरीक्षण किया था कि किस तरह से डॉक्टर वहां मुस्तैद थे और किस तरह से बेड बनाए गए थे और बेड बनाने के बाद वहां पर उन मरीजों का इलाज किया जा रहा था। लेकिन आज मैं खड़ा हूं कानपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र के CHC में, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी हैं और यहाँ पर कर्मचारी भी उपलब्ध हैं। बेहतर होगा मैं एक एक करके सबको बात करके बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा क्या स्थितियां हैं। देखिए, मैं इस समय कानपुर के सरसौल CHC पे खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये डॉक्टर रमेश कुमार हैं, जिला चिकित्सा अधीक्षक हैं और ये इस समय कमरे के अंदर मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर चीजों को नियंत्रण करते हैं और यहाँ का जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निर्वहन करते हैं। प्रयास करते हैं डॉक्टर साहब से बात करने का।
डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है। डॉक्टर साहब ये कोरोना को लेकर के यहाँ ग्रामीण स्थल पे क्या सिचुएशन बनाई है? देखिए, कोरोना को लेकर के हमारा जो अस्पताल है 30 बेड का बना है। हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं जो कोरोना काल में होनी चाहिए एक मरीज के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, 7 बाईपैप है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, बेड सब 32 बेड आई हुई हैं। तो पूरा हमारे यहाँ टोटल 30 बेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल बना हुआ है। डॉक्टर साहब जैसे पेशेंट आता है तो सबसे पहले कैसे उसे ट्रीट करते हैं आप? ये अभी मेरे यहाँ चालू नहीं हुआ अस्पताल। जैसे अभी कांसीराम और मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, वहाँ जब फुल हो जाएंगे, जब वो हमारे सीएमओ साहब का, डीएम साहब का आदेश होगा चालू करने का, तो हम लोग चालू करेंगे। पूरा सब चीज वो है, जब भी मरीज आएगा अगर 1 घंटे पहले भी हमें सूचना मिलती है तो हम भर्ती कर लेंगे। तो ये माना जा सकता है कि इस अस्पताल को सूची क्रम में रखा गया है, जब वो 2 अस्पताल पूरे हो जाएंगे तब इस अस्पताल पर। हाँ, देखिए पहले जो बड़े अस्पताल हैं जैसे कांसीराम है, मेडिकल कॉलेज है, तो उनके बाद चाहे शासन का जो निर्देश होगा, चाहे जो उच्च अधिकारी उनका जो निर्देश होगा, उनके अनुक्रम में काम किया जाएगा। बाकी बेड से लेकर के, बाकी इक्विपमेंट से लेकर के हमारे यहाँ सब चीज तैयार है। अच्छा, क्या आपके यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है? हाँ, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ 18 प्लस के भी वैक्सीन लग रहा है और 15 प्लस के भी, दोनों लोगों के वैक्सीन लग रही है। बूस्टर डोज भी लग रहा है, जिसको प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं। जैसा कि योगेश आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस अस्पताल में सारी चीजें मुहैया है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब हमें ले चलें उस जगह पर और हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि किस तरह से तैयारियां करी गई हैं अस्पताल से। डॉक्टर साहब जरा हमें उस जगह का स्थान दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां करी गई हैं। देखिए योगेश, बातचीत अगर हम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या किया है इस मामले में, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है, डॉक्टर्स भी पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, यहाँ पर लोग भी खड़े हैं। और मैं रुकना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ भारतीय सीमा, तिब्बत सीमा पे कुछ लोग भी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। सर एक सेकंड, सर एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पर किस लिए आए सर? वैक्सीन लगाना। वैक्सीन लगवाने आए सर? यहाँ वैक्सीन लग रही है? हाँ सर, लग रहा है सर। देखिए ये हमारे देश के जवान हैं, ये देश के जवान भी यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप में आए हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोरोना की जंग, जो देश की जंग है वो तो एक जंग है ही है, लेकिन ऐसे में कोरोना से भी एक जो जंग जारी है उसमें भी ये जवान कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, मैं फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं। ये देखिए चिकित्सा कार्यालय सरसौल है, ये कानपुर का ग्रामीण क्षेत्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर पेशेंट आते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं जो वैक्सीन लगवाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे वो जगह दिखाइए कि कहाँ पर आपने वो बनवाया है। देखिए योगेश, प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि क्या स्थिति जमीनी स्तर पर है। मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो में रह करके मैं जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा एएनबी का हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने दर्शकों को उन सभी जमीनी हकीकतों से दो चार करवाएं जो वास्तविकता में चल रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग हवाई बातें करते हैं, आंकड़ों पर बात करते रहते हैं और केवल टीवी स्क्रीन पर आंकड़े दिखा दिए जाते हैं। दरअसल एएनबी हमेशा इस चीज को लेकर के जागरूक करने की लोगों को कोशिश करता है और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हो या सरकारों के द्वारा हो, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। लोगों से भी जानने की लगातार कोशिश करते रहते हैं हम लोग और उसमें कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आज जिस तरीके से आप अभी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर हमारे दर्शक सभी देख रहे हैं और कोरोना को लेकर के जिस तरीके से जागरूक करने की भी लगातार कोशिश की जाती है। लगातार ये कहा जाता है, आह्वान किया जाता है सरकारों को द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों को के द्वारा कि लगातार कोविड के नियम जो हैं उनका पालन करें, उनको फॉलो करें। जिस तरीके से अभी आपने दिखा रहा है कि जवानों को लेकर के भी जिस तरीके से ये एक पूरी तैयारी की गई है, वैक्सीनेशन अभियान, महाअभियान चलाया जा रहा है, ये जवान भी कहीं ना कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनुज दिखाइए कि किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पताल में फिलहाल। जी योगेश, देखिए चुनाव भी बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे स्तर पर जवानों की भी एक ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निर्भर कर दी जाती है। और देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये जवान है आईटीबीपी के, भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल है ये। आप देख सकते हैं इनके कंधों पर वो चीजें लिखी हैं जो देश के शौर्य और देश की एक प्रतिभा को बताती हैं और ये यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं। मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से। सर क्या नाम है आपका? जी महेंद्र जाट। महेंद्र जी, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? वैक्सीन लगवाने, बूस्टर डोज। सर देखिए आप सेना के जवान है, आप सीमा पर रह करके दुश्मनों का सामना करते हैं, ऐसे में कोरोना का भी एक जंग है,
क्या इसमें भी आप लोग लगता है कि विजेता हम लोग शामिल होंगे? जी सर, हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और टाइम पे हमने अपना वैक्सीनेशन पूरा कर रहे हैं और आज हमारा बूस्टर डोज लग रहा है इलेक्शन ड्यूटी में जाने से पहले। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमेशा इनके कंधों पर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देश की रक्षा, लोगों की रक्षा, सुरक्षा करना। उसके बाद ही अब चुनाव आ गए हैं सामने, 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के लिए इनकी भी वहां पर तैनाती की जाएगी, इनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई अराजकता ना फैल पाए। जो अराजक माहौल पैदा हो जाता है, जो वहां पर अराजक तत्व आते हैं, उनसे निपटने के लिए इन लोगों को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद ये लोग कितना सतर्क और कितना जागरूक नजर आ रहे हैं कि बूस्टर डोज, अभी जिस तरीके से बताया गया कि बूस्टर डोज वो लगवाने आए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना होने पाए। आगे जहां पर भी ये जाएंगे, जिस जगह पर भी इनकी तैनाती होगी, सुरक्षा को लेकर के, चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के इनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहां पर कोरोना से भी लड़ाई लड़ने में लगातार ये कहीं कोई पीछे नहीं कोई हट रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जवानों को लेकर के भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये कानपुर से सीधी, कानपुर के सरसौल के CSC की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और यहां पर जवान भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जहां आम नागरिक वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं। ये आपको बता दें कि बूस्टर डोज लगवाई जा रही है, बूस्टर डोज लगवा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर्स का जिक्र करें या फिर जो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जो स्वास्थ्य वर्कर्स हैं उनके लिए हो, जो जवान हैं उनके लिए हो, जो 60 से उम्र से ज़्यादा हो गए हों, 60 साल से ज़्यादा के हो गए हों, वो लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और ऐसे में ये जवान आज नजर आ रहे हैं कि उस आदेश को, यानी सरकार के आदेश को जो पालन करना है वो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए उसमें, कोरोना को लेकर के कहीं कोई चूक ना हो जाए। यही वजह है कि ये जवान भी बूस्टर डोज ले रहे हैं और इसके बाद अभी इनकी तैनाती की जाएगी। चुनाव होने वाले हैं इन अलग अलग राज्यों में, कहां पर इनकी तैनाती की जाएगी इन्हें अटेंडम पता चलता है और ऐसे में उसको लेकर के सतर्कता कितनी, सावधानी कितनी बरतनी चाहिए, देखिए ये साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो कानपुर के सरसौल से हैं। अनुज के पास सीधे चलेंगे। अनुज, आप किसी वार्ड में नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, बेड की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन को लेकर के अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत देखी गई थी पिछले लहर में, दूसरी सेकंड वेव में जो मामला सामने आया था, ऑक्सीजन की वजह से सरकारें आमने सामने हो गई थी, टकरा रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, कितने लोगों की जान गई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर, आप जरा दिखाने की कोशिश करिए दर्शकों को। जी बिल्कुल योगेश, मैं इस समय कानपुर के, मैं फिर से वहीं शुरू करता हूं। मैं इस समय कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक तरफ जहां हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वैक्सीनेशन लग रही है और जो सेना के जवान है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास में आ गया है और चुनाव में उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई, ऐसे में उनको बूस्टर डोज दी जा रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या तैयारियां करी गई। मैं इस समय एक वार्ड के अंदर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ और अंदर जाकर के अपने दर्शकों को प्रयास करवाता हूँ कि यहाँ की क्या इस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से जब कोविड के लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो उनको कहाँ पर रखा जाता है। देखिए ये एक वो बना हुआ, एक बेड बना हुआ, इस बेड में, ये वार्ड के अंदर ये बेड है, एक बेड इस तरफ पड़ा हुआ है दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पे, और एक बेड इधर पड़ा है। बीच में काफी डिस्टेंस है, काफी दूरी है बीच में, जिससे दोनों पेशेंट आपस में एक दूसरे से टच ना हो सके और बात ना कर सके। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर सारे इक्विपमेंट तैयार अवस्था में, बिल्कुल रेडी अवस्था में रखे हुए हैं सारे इक्विपमेंट। ये सर, मैं यहाँ से डॉक्टर साहब भी हैं, से बात करना चाहूँगा सर, ये देखिए क्या है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, मरीज को इससे ऑक्सीजन देने के लिए। ये हमारा मॉनिटर है, जो मल्टी पैरा मॉनिटर, इसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन वो लिया जाएगा। तो ये हमारा 2 बेड आईसीयू बेड है। जो सबसे सीरियस मरीज होंगे वो आईसीयू में यहाँ पे भर्ती होंगे। यहाँ पे सब चीजें हमारे 2 बेड आईसीयू है, प्लस आपका बाकी बेड आइसोलेशन के हैं। इसके बाद 8-10 बेड एचडीयू के हैं। हमारे यहाँ वो 10+20 का है। 10 में है 2 बेड आईसीयू के हैं और 8 बेड एचडीयू के हैं। बाकी हमारे आइसोलेशन के बेड हैं, 20 बेड आइसोलेशन। मैं चाहूंगा कि आप आइसोलेशन बेड भी अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो हमें दिखाएं। अब मैं इससे पहले डॉक्टर साहब, ये जो दवाएं रखी हैं, क्या ये भी कोरोना के? जी देखिए, बिल्कुल मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो साफ आकर के दिखाएं। देखिए किस तरह से सारी चीजें, दवाएं एक एक तरीके से, सहूलियत तरीके से रखी गई है। सारी दवाएं अलग अलग तरीके की हैं।
डॉक्टर थोड़ा सा ये बताएं। हमारी इमरजेंसी किट है, ये हमारी इमरजेंसी किट है। देखिए ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन है आपका, ये हाइड्रोकार्टिसोन है, ये भी हाइड्रोकार्टिसोन ही है। अलग अलग तरह के इंजेक्शन हैं जो जरूरत पड़ती है। डोपामीन है जो ये, हाँ वो ऑक्सी पल्स मीटर है, इससे सैचुरेशन देखने के लिए हमारे जो वो है उसमें भी बने हुए, इससे ऐसे मान करके फिंगर में लगा मैं कर। दर्शक देखिए इस तरह से पल्स मीटर को रेडी किया जाता है और पल्स मीटर इस तरह से वर्क करता है और ये डॉक्टर साहब ने अपने हाथों में लगा रखा है और ये डॉक्टर साहब का रिजल्ट आ गया है पल्स का। इस समय डॉक्टर साहब की पल्स जो है 97/124 है। डॉक्टर साहब क्या ये सिचुएशन ठीक मानी जाती है? ठीक है, देखिए अभी तो लगाया हूँ ना, अभी ठंडे का मौसम है, 98 सैचुरेशन है और 120 तो पल्स दिखा रहा है। पल्स थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हम चल करके आए हैं अभी, इसलिए पल्स थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। सैचुरेशन सही है। बस डॉक्टर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप वो आइसोलेशन वाला विभाग भी दिखाएं किस तरह से। देखिए अगर हम बात करते हैं योगेश ऑक्सीजन की, देखिए ट्रांसलेटर तो रखे हुए हैं, इसके अलावा भी ये बड़े बड़े सिलेंडर भी रखे गए हैं ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि कंसंट्रेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो इससे हम ऑक्सीजन देते हैं। ये जंबू सिलेंडर है, अगर जैसे कंसंट्रेटर से हम मैक्सिमम 10 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं, मगर इससे ज्यादा देखिए इसमें जो ऑक्सीजन 15 लीटर तक दे सकते हैं। ये हमारा ह्यूमिडिफायर है, वो ऑक्सीजन फ्लोमीटर है। ये देखिए सक्शन मशीन हमारी है, वो जब किसी मरीज को सक्शन। कुल मिलाकर के योगेश जो चीजें हमने पिछली दूसरी लहर में देखी थी, डॉक्टर मुझे कृपया वो जगह दिखाइए जहां पर आइसोलेशन डिपार्टमेंट बनाया आपने। बिल्कुल साफ तौर पे जो कुछ दूसरी मिलाकर के लहर के योगेश दौरान जिन जो हम- स्थितियों से हम गुजरे थे, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे थे, जो भयावह मंजर देखे थे, उस मंजर को एक बार फिर से रिपीट न किया जा सके, सरकारों द्वारा जो हिदायत दी गई है, सरकारों द्वारा जो सख्त निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य महकमे को, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आला स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं नजर जो आ रहा है वो बिल्कुल चाक चौबंद नजर आ रहा है, व्यवस्थाओं के साथ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इस बार पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर वैसी कोई हालात बनती है, कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें। अनुज, बिल्कुल बिल्कुल योगेश, जो हमने पिछले दौर में देखा था दूसरी लहर में, देखिए शवों को अगर हम बात करते हैं, हम हिंदू समुदाय की बात करते हैं, हम कई समुदायों की बात करते हैं, तो जगह नहीं बची थी शवों को जलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है योगेश की, जब अपना कोई जाता है इस दुनिया से तो एक ये आखिरी उम्मीद होती है उसको कि हमें 4 कंधे भी मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो दौर भी हमने देखा कि लोगों को अपने घर में अपने बहुत चहितों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में समय बिताया, और जब वो एक्सपायर कर गए, दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें 4 कंधे भी देने की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो पाई। इसके अलावा उन्हें जलाने के लिए जगह नहीं मिली। हमने ये भी देखा, कुछ वायरल वीडियो हुए थे जहां पर ये देखा गया था कि देर रात तक शव जलाए जा रहे थे, जबकि हिंदू समुदाय में रात में शाम के बाद कोई शव नहीं जलाया अनुज जाता। चाहेंगे कि ये तो हमने दर्शकों को वो दिखाइए भी- क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, तो इस वजह से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और दर्शकों को दिखाने की कोशिश करिए। ये एचडीयू है जो आपका, वो पीआईसीयू वार्ड था, ये एचडीयू है। हमारे 2 पीआईसीयू के हैं और आपका 8 एचडीयू के बेड हैं। अच्छा देखिए डॉक्टर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये बना हुआ है ऑक्सीजन का एक क्लिप बना हुआ है, ये साफ साफ देखा जा सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये एक पोर्शन बना हुआ है और ये पाइपलाइन आई है, इस पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन आती है मेन वहां से सप्लायर से, और उसके बाद सारी जगह पर ये आईसीयू के इन बेडों के ऊपर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा काफी साफ और स्वच्छता भी साफ तौर से देखी जा सकती है, साफ साफ बेड हैं और साफ चादरें बिछाई गई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, पूरा दिखाया कि किस तरीके से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अब इस बार चाक चौबंद है। लेकिन फिर एक बार हम दर्शकों से यही कहेंगे कि अभी भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। कोविड नियमों का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि WHO ने एक बार फिर से इस संभावना जताई है कि आने वाले समय में अभी और भी कई तरह के वेरिएंट आ सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत बरतें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।